साथियों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन अकेडमी में। फ्रेंड्स, आपको यूपी ट्रिपल एस सीपेट के प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार करके हम सॉल्व करा चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व कराएंगे जो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा यानी कि कोह-ए-नूर भेंट किया? किसने भेंट किया था? औरंगजेब ने, दारा शिकोह ने, मीर जुमला ने, अबुल हसन, कुतुब शाह ने। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी सही है, मीर जुमला ने। मीर जुमला कौन था, क्या थे, आपको हम बताते हैं। मीर जुमला का पूरा नाम मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद था। यह एक ईरानी व्यापारी था जो प्रारंभ में गोलकुंडा में हीरे का व्यापार करता था। उसकी समृद्धि तथा ऐश्वर्य को गोलकुंडा का सुल्तान पसंद नहीं करता था। इस कारण बाद में मीर जुमला ने मुग़ल बादशाह शाहजहां की शरण ले ली, जहां उसे बड़े वजीर का पद दे दिया गया। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने ही भेंट किया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मीर जुमला का कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चहलगानी का दमन किया? हाँ फ्रेंड्स, तो इल्तुतमिश हैं, बलबन हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, मोहम्मद तुगलक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, जो बलबन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भितरी अभिलेख से, एरड़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, देवगांव अभिलेख से। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो एरड़ अभिलेख है यहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा, इसको समझिएगा, क्या है सती प्रथा? गुप्त काल में सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख अभिलेखीय साक्ष्य है 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख। इसके अनुसार भानुगुप्त के भिन्न गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा में फ्रेंड्स ये होता है, जब कोई पुरुष का देहांत हो जाता है तो उसकी स्त्री जो होती है वह उसके साथ में ही दफन की जाती है। ये सती प्रथा फ्रेंड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सती प्रथा अब हटा दी गई है, पहले ऐसा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। बताएं कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, अब वो स्थान उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यूपी में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। जिला कौन सा है? देवरिया। इस प्रकार से
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी मित्र? कुशीनगर में हुई थी। इस स्थान का कुशीनारा और कुशावती नाम से भी जानते हैं। यहाँ कुशीनारा के मल्लों का राज था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व से 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो मित्र अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन है 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपत्तनम। तो फ्रेंड्स जो लोथल है ये हड़प्पा का बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कथन दिए गए हैं। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो मित्र इसमें आपको देख पा रहे हो जो डी ऑप्शन है 1, 2 और 3, इसके जो है ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व संबंधित है, किससे संबंधित है? नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। बताया गया है मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह किसका व्यक्तित्व संबंधित है? या का व्यक्तित्व जो है, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ऐसा बताया था, इनका व्यक्तित्व है। अगला प्रश्न है मित्र, प्रश्न संख्या 8। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इसके महात्मा गांधी लेखक हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तिब्बत का अभियान, बंगाल का विभाजन, प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम, विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो मित्र बताएं, इसका ये बंगाल का विभाजन है, ये मुख्य कारण है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कुछ इस प्रकार से है। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बुद्ध भगत एवं जिंदारी मानकी, दीनबंधु मित्रा एवं मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास। तो नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन है। तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने इसका जो है नेतृत्व किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, नॉर्वेजियाई सागर। तो फ्रेंड्स ये जो है उत्तरी सागर में अवस्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
बताया निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। बेनिलक्स देश किसे कहा जाता है? बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स को, या बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग को, या फिर डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग को, या फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को बताया गया। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है ना, लग्जमबर्ग, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? चट्टान प्रणाली कौन सी नवीनतम है? विंध्यम, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो यह है गोंडवाना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू निर्मित है, कहाँ निर्मित है? ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट से, चरणोकाइट से, नीस से, बलुआ पत्थर से। तो माउंट आबू की बात हो रही है, तो ये जो है नीस से निर्मित है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है ये? ध्यान दीजिए, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली के विस्तार को माउंट आबू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन की क्वार्टजाइट, नीस व शिस्ट जैसी शैलों से निर्मित है। माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तो फ्रेंड्स आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता का दर उच्चतम है? तो बताया गया गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ। कहता है किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्र, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर, इस जिले में साक्षरता जो दर है वो सबसे उच्चतम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, सरकारी आय में वृद्धि। तो इसमें सीधी सी बात है, राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगी तब जो है भुगतान असंतुलन को दूर करना आसान होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? नीति आयोग, CSO, NSSO, सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो फ्रेंड्स जो NSSO है ये सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? इस प्रकार से कुछ कोड दिए गए हैं, ऑप्शन भी हैं। बताया कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चय, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं के आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा के उनके हितों की रक्षा, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय। इसमें बताइए कितने सही हैं, कौन सा सही होगा? 18 नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो पहला है वो भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथे को छोड़ करके, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं मित्र। इस प्रकार से ये 19 नंबर क्वेश्चन है। लिखा निम्न पर विचार कीजिए। विचार करना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो कहता है इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है?
सहकारी बैंक स्थापित होने का सही क्रम पूछ रहा है तो ये आपको हम बता रहे हैं। तो आपको हम बता दें एक क्रम से, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा। अग्रणी बैंक नहीं, सॉरी, अब ये इसमें आ जाओ, ये वाला बी ऑप्शन सही है। यानी कि हम बता सकते हैं क्या, जो भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, इसका स्थापना वर्ष क्या है? इसका स्थापना वर्ष 1955 है, 1955 है। ओ सॉरी, 1995 नोट हो गया, 1955 है। हम क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रणी बैंक योजना, इसका स्थापना वर्ष क्या है? अग्रणी बैंक योजना का स्थापना वर्ष है 1969। क्या है? 1969 है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना क्या है इसका? 1975। ये है 1975। नेक्स्ट क्या है? नाबार्ड बैंक जो है स्थापना वर्ष इसका क्या है? यह है 1982। तो फ्रेंड देख लीजिए, पहले 55 है, उसके बाद 69 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद 82 है। ये इसका जो है क्या है? सही क्रम है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर आप समझ गए होंगे कि बी ही सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बताया गया सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास या कृषि विकास, तथा सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय, सतत लगातार चलने वाला आर्थिक विकास क्या इसमें से हो सकता है? आशा करें फ्रेंड्स आप लोग उत्तर दिया करें, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें अगर आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं तो फ्रेंड्स, और हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा ताकि हमारा भी हौसला और बढ़ता रहे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पे आते हैं। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है, जो सतत मतलब लगातार आर्थिक विकास है वो किस प्रकार चलाया जा सकता है? तो सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए कि वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही भावी पीढ़ी की ज़रूरतें में कटौती न होने पाए। इसमें पर्यावरण की को क्षति पहुँचाए बिना संसाधनों को कुशलतम उपयोग किया जाता है, तो कोई इन्वायरमेंट को लॉस भी ना हो। तो फ्रेंड्स बताएं, जो ये पहला ऑप्शन है, सीधी सी बात है। बताया गया वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का तो विकास हो ही रहा है और भविष्य का आर्थिक विकास अगर ध्यान देते रहेंगे तो सतत विकास, आर्थिक विकास चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इस प्रकार से इक्कीस नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं दो, इस पर ध्यान दीजिए। इसको पढ़ते हैं हम। भारत के संविधान के भाग 11 में पंचायतों में संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान यानी कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। दूसरा कथन है भारत के संविधान के भाग 11A में, सॉरी 9A में, ऊपर भी 9A था, 9A में क्या होता है? नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। इस प्रकार ये कथन दिए गए हैं। बताया उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ये बताया जा रहा है। कथन केवल एक सही है, कथन केवल 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ना 1 और ना ही
2। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप कथन पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल और केवल एक कथन सही है। वो कथन क्या है, एक बार हम दोबारा पढ़े दे रहे हैं। भारत के संविधान के भाग 9A में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान यानी कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। तो ये मित्र प्रश्न था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होंगे? वह अवधि कितनी है? तो 6 सप्ताह है, 6 मास है, 60 दिन है या 1 मास है, ये बताया गया। इसको पहले ध्यान से सुनिएगा। इसका ऑप्शन नंबर तो फिलहाल 6 मास है, 6 मास होता है, बी सही होगा। समझिएगा। भारतीय जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि 6 मास ही होती है, हो सकती है। अनुच्छेद 123 के अनुसार, किसके अनुसार? आर्टिकल 123 के अनुसार संसद के जो विश्रांतिकाल में अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति को जो है शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 मास तक ही रहता है। अगला प्रश्न है 23 प्रश्न संख्या। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। कौन होता है? राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, सरकार के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स जनता के प्रति होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। एक तरफ से क्वेश्चन आप लोग पढ़ते चलिए। ये प्रैक्टिस सेट है यूपी SSSC पेट का और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग 90+ मार्क्स ज़रूर लाएंगे। अगला प्रश्न है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह क्या है? मूल विषयक है, प्रक्रियात्मक है, वितरक है, प्रतिमानित है, बताया गया। तो ये जो है प्रक्रियात्मक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? जो प्रस्तावना है वह किस वर्ष संशोधित की गई थी? 1975 में, 76 में, 1978 में और या 79 में, ये आपको बताना है। तो सन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, इसके विषय में आपको हम बताएंगे अभी। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन के की। कहता है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो समझिएगा मित्र, जो विटामिन ए है इसमें जो है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है। समझ लीजिएगा, गोल्डन धान ऐसा धान है जिसमें बीटा कैरोटीन बनने वाला जीन डाला गया है, जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है। इस धान का विकास ज्यूरिख के स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर इंग्रे पोट्रिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग जर्मनी के डॉक्टर पीटर बेयर ने संयुक्त रूप से किया। उक्त दोनों वैज्ञानिकों ने पिटूनिया के पौधे से बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को पृथक कर धान के पौधे में प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार से विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गोल्डन धान में। तो मित्र हम अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
प्रश्न संख्या कह सकते हैं कि 27 है जो। ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपका बहुत सहयोग रहेगा। हाँ, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? हमारे शरीर का कौन सबसे दृढ़ भाग है, सबसे कठोर भाग है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन तो कभी पढ़े होंगे और याद भी होगा, हो सके तो आप आंसर दीजिएगा। ऑप्शन पढ़ रहे हैं, अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या सीमेंटम। बहुत ही आसान प्रश्न है। जो हमारे दांतों का दंतवल्क होता है ना, ये हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। आप सोच रहे हो कि अस्थि नहीं होती है, क्यों? सीमेंटम भी नहीं होता है। अच्छा, समझिएगा, शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर पाया जाने वाला दंतवल्क है। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनिमल, मतलब एनिमल कहते हैं, एनिमल। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, CuCO3। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? 28 नंबर क्वेश्चन है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, इसमें से कौन सी नोबेल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है, नहीं होती है? तो फ्रेंड, जो रेडॉन गैस है ना, रेडॉन, ये वायु में नहीं पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29। इस प्रकार से कहता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, आक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण पूछ रहा है। अच्छा, जो सूर्य है ना, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं तथा जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए हैं कौन सा इसका उत्तर सही है? नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो 29-33 नंबर प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है बताएं आप? पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। क्या प्रश्न गजब का दिया गया है। छांट के प्रश्न लाते हैं फ्रेंड्स आपके लिए, इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन आ रहे हैं सब, 50 के 50 क्वेश्चन। बताया गया पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अच्छा, तो ये जो ऑप्शन है ना लास्ट वाला, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा क्या रहती है? वो अपरिवर्तित रहती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 30 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब कैसे इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़े भी होंगे 8-9 में, 7-8 में। अतः किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ता है।
परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है। चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही पृथ्वी से दिखता है। पूरा 100% भाग नहीं दिखता है, चंद्रमा पूरा हमें नहीं दिखता है। तो ये रही आपकी विशेष जानकारी। अब मित्र हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन उधर हैं। बस क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान, ध्यान से समझिएगा, ये मैथ का प्रश्न है, तभी आएगा जब आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। बताया गया 2 अंकों की 31 नंबर है, कहता है 2 अंकों की एक संख्या, अंक 2 हैं, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिएगा मित्र। इसके पहले वाले वीडियो में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, फिर भी आपको हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, सॉल्व करा के डिटेल से बता रहे हैं। ऑप्शन इसके इधर हैं मित्र, ये ध्यान दीजिएगा। 37 है, 84 है, 73 है और 62 है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेंगे कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, y है। दहाई का अंक हम x मान लेंगे और इकाई का अंक हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ज़्यादा लिखने का स्पेस नहीं से, इसलिए हम अंक मतलब में बता दे रहे हैं। और चूंकि जो संख्या है वो संख्या कितनी होना है, 10x + y हो जाएगी। कितनी है वो, 10x + y। ये प्रश्नानुसार है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्नानुसार आप कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - y, x - y बराबर 4, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ये प्रश्न के अनुसार। अब जो आगे बताया गया वो 10x + y + 10y + x, समझ लीजिए इसको, ये क्वेश्चन के अनुसार है। तो 10x + y + 10y + x, ये 132 के बराबर है। अच्छा, अब इसको ऐड कर लेंगे हम, तो 11x + 11y हो जाएगा, 10 और 1 11, तो हो जाएगा हमारा 11x + 11y, ये भी 132 के ही बराबर रहेगा। अब आगे क्या कहता है, x + y, x + y, ये 12 के बराबर है, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। आपका समीकरण 1 था पहले और समीकरण 2 था, तो समीकरण 1 और 2 से हम सॉल्व करेंगे तो x और y के मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x - y बराबर 4 था, है ना, x - y बराबर 4 था। दूसरा क्या है, x + y बराबर 12 है, ये फ्रेंड्स 12 लिखा हुआ है इस प्रकार से। इसको क्या करते हैं, ये ऐड कर लीजिए, तो ये तो y कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2x = 12 4 16, तो x = कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 2 × 8 = 16, यहाँ पर 8 हो जाएगा।
तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 8 आई है, x की वैल्यू x इक्वल टू कितना आया है, 8 आया है, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा, तो हमें निकालना क्या है, संख्या निकालनी थी, वो हम नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं आपको। हाँ, तो संख्या हमारी थी कि 10x प्लस वाई थी, 10x प्लस वाई थी। इसमें हम इसकी वैल्यू x और y की रख लेंगे, संख्या हमको पता हो जाएगी। तो 10 इंटू 10 गुणे x की वैल्यू क्या थी, 8 थी, और प्लस y की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। तो 10 अट्ठे 80, 4 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 84, और संख्या कौन सी है, 84 है, जो आपके ऑप्शन नंबर ऊपर देख लीजिएगा बी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 था, आप समझ गए होंगे। आते हैं हम अगले प्रश्न पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 32 पे बताया गया, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। अच्छा, नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, ये फ्रेंड्स आपको बताना है। 6500 थी, 5000 थी, 6000 थी, 4000 थी। इसकी प्रारंभिक आय की बात कर रहे हैं, तो समझिएगा पहले क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं हम कि प्रारंभिक आय, क्या मानते हैं, मानते हैं हम इसकी जो प्रारंभिक आय है, इसकी प्रारंभिक आय वो हम y रुपया मान लिया। अच्छा, अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वो इरेज हो गया। प्रारंभिक आय हम क्या माने थे, y रुपया माने थे। अब प्रश्नानुसार कहता है कि देखिएगा, y इंटू 25/100 हो जाएगा। ये किसके बराबर रहेगा, नीचे स्पेस दे लिखा है यहाँ पे, y प्लस 1000। समझते रहिएगा फ्रेंड्स। ए इक्वल टू के आगे है 20/100, सीधी सी बात है। अच्छा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25y माइनस 20y हो जाएगा। 25y माइनस 20y हो जाएगा। ये तो बराबर करके हम मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20,000 हो जाएगा। ये 1 2 3 0 20,000 लिखा हुआ है, इस प्रकार समझ लीजिएगा। अब इसको हम 25 से 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5y बचेगा। 5y बराबर 20,000, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा उधर, तो बचेगा आपका 4000 रुपया। अतः प्रारंभिक जो आय थी वो 4000 रुपये थी, जो कि ऑप्शन में हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से। कौन सा सही है, ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी 14,161 का वर्गमूल है। तो 14,161 का वर्गमूल कौन सी संख्या है, ये आपको बताना है। सीधी सी बात है, वर्गमूल हम निकाल चुके हैं, अगर चाहें तो आप निकाल भी देते हैं आपके समक्ष। जैसे देखिएगा, हमें निकालना है 14,161 का, तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं
14,161, इसका वर्गमूल निकालिएगा। अच्छा, तो पहले तो एक जोड़ा ये है, इस प्रकार से हम एक बार लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इस प्रकार से ये कुछ नहीं बचेगा तो हम 41 इस पर उतार लेंगे, तो हम फिर भी हमारा एक एक दो हो जाएगा ये, तो एक एक कम एक, एक दूनी दो, हाँ इस एक ही बार फिर से लगेगा। तो इस प्रकार से एक दूनी दो करके इस प्रकार से प्लस एक फिर से हम ऐड कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा दो दो यानी कि 22 हो गया। इसमें से ऐड घटा देंगे इसको हम, तो कितना बचेगा ये सीधी सी बात है 20 बचेगा, और आगे के हम 2 अंक उतार लेंगे, यहाँ पे 61 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी बार लगेगा ये लगेगा हमारा 9 बार लगेगा। ये ऑप्शन लिखा था ऊपर, इसको हम कट किए दे रहे हैं, इधर लिखे दे रहे हैं 9 बार, ठीक है ना। तो 9 बार 9 9 81 का 1 और 9 दूनी 18, 18 8 26 के 6, 9 दूनी 18, 18 2 20 यानी कि पूरा ये कट गया। तो ये कितना ऊपर आया है 119 आया है, 119 आया है। तो इस प्रकार ये फ्रेंड्स 119 का क्या है वर्गमूल है, इसका वर्गमूल है 133 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 119 का वर्गमूल है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? 32 साल थी, 30 साल थी, 34 साल थी या 28 साल थी? तो इसको फ्रेंड्स आपको हम हल करके यानी समझा के बताते हैं। जो 10 छात्र थे इनकी कुल आयु कितनी थी? 160 थी ना। 10 छात्रों की कुल आयु भाई 16 साल है और 10 छात्र हैं, तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा ये 16 गुणे 10 बराबर 160 हो जाएगा। अच्छा, शेष 8 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो ये बताया गया इसमें, देखिए ये 8 लड़के थे और ये 16.25 लिखा था ना यहाँ पे, तो शेष 8 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 8 गुणे 16.25, इस पर मल्टीपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। अच्छा, अब छोड़ने वाले लड़कों की कुल आयु हमें निकालनी है, तो छोड़ने वाले लड़कों की कुल आयु नहीं 160 से हम 130 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 130 घटाइएगा तो 30 साल बचेगी। इस प्रकार से समझ गए ना। तो छोड़ने वाले लड़कियों की आयु जो है वो कितनी है? वो 30 साल है। 34 नंबर क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और वीडियो वॉच किए जा रहे हैं, सपोर्ट करिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का मान ज्ञात करें। कुछ नीचे क्वेश्चन दिया गया है, सवाल दिया है, इसको मान इसका ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करके याद करते हैं, परंतु ये थोड़ा लंबा जाता है। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका ऑप्शन जो है सिंपल सा क्वेश्चन भी है, कुछ हार्ड नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आया था, यानी कि 3 इसमें आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स कोशिश करेगा इसको सॉल्व करने की और आप बताइएगा कि कितना इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। हिंदी में आ गए हैं हम। अयोध्या सिंह या फिर सियाराम शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। बताइएगा अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र, अच्छा ध्यान दीजिए, ये महादेवी वर्मा की रचना है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 37 नंबर प्रश्न है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर
डॉट 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 यानी कि स्पेस अर्थ प्रकट करते हैं। किसका अर्थ प्रकट करते हैं? 37 नंबर प्रश्न है। विशेष का, विपरीत, पर्याय या असामान्य। तो ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 की, जो कि कुछ इस प्रकार से कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वचन, हानि, प्यास, बचत। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको ध्यान देना है। वचन पुल्लिंग है क्या? हानि या बचत या प्यास? तो दिए गए विकल्पों में जो वचन है ना, वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि हानि, प्यास और बचत ये क्या हैं? स्त्रीलिंग है। हानि, प्यास और बचत ये सब स्त्रीलिंग हैं। सिर्फ और सिर्फ वचन जो शब्द है ये पुल्लिंग है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 39 पे। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है? कहता है मैंने मेरे को सुधार लिया है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को सुधार लिया है। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कारक, सर्वनाम, लिंग या वचन, किसका इसमें जो है किस प्रकार की जो है अशुद्ध है, ये बताना है आपको। तो मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि है? सर्वनाम की। तो यह इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वनाम की अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप अच्छा होगा क्या? मैंने अपने को सुधार लिया है, मेरे को नहीं, मैंने अपने को सुधार लिया है। किसको सुधार लिया है? अपने को सुधार लिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। कहता है दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? बादल का समानार्थी पूछ रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है। तो बादल का समानार्थी अंबुज है, नीरज है, जलज है, अम्बुद है। तो बादल का जो समानार्थी है वो क्या है? अम्बुद है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहते हैं बादल का पर्यायवाची अम्बुद ही है। अंबुज, जलज और नीरज ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, आपको पहले से पता होगा। तो इसका सही उत्तर जो है डी यानी कि अम्बुद ही होगा। नीचे कुछ दिया गया है पैसेज, देखते हैं। ये रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स पैसेज पढ़ेंगे तो सब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको हम पैसेज पढ़ चुके हैं, सीधे हम आंसर पढ़ते हैं, इसके द्वारा ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पैसेज आपका दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप। और इसके जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हम सीधे ऑप्शन बताते हैं आपको। वेयर डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लिव? जो प्री हिस्टोरिक मैन्स हैं वो कहाँ रहते हैं, ये बताया गया। इन द माउंटेन्स, इन द जंगल, इन द डिजर्ट्स, इन द ग्रासलैंड्स, ये आपको बताना है। 41 क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं जो प्रागैतिहासिक मानव है वो कहाँ रहता है। तो प्रागैतिहासिक मानव जो है वो जंगलों में रहता है। हम कह सकते हैं ही लिव्ड इन जंगल्स और फॉरेस्ट, यानी जंगल और जो जंगलों में रहता है ना। तो ये क्वेश्चन इसका जो है ऑप्शन नंबर 41 का बी सही हो जाएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न है मित्र, क्वेश्चन नंबर जो है 42 है। इसमें बताया गया द कार्स डोर्स आर लूज, बताया गया इसमें
car doors are loose, doors of car are loose, doors of the car are loose, no improvement। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का सी ऑप्शन सही है, डोर्स ऑफ द कार आर लूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 पे। कह रहा है इस पर डॉट करके स्पेस दिया है, सन राइजेज इन डॉट ईस्ट। तो आप सभी को इसमें आर्टिकल भरना है, ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं कि सन के हम पहले क्या लगा सकते हैं, सन के पहले हम क्या लगा सकते हैं, द लगाते हैं ना, तो द सन हो जाएगा, द सन राइजेज इन, क्योंकि ये एक दिशा है तो उसके पहले भी हम दी का प्रयोग करेंगे, तो दिस सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मित्र। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 44 पे, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। ये कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज कन्वर्ट द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अच्छा ध्यान दीजिएगा। आपको हम कई सेट करा चुके हैं और कराते चले आ रहे हैं, और घूम फिर के वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आपको एक टॉपिक तैयार करना है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक जैसे कि आपको पैसेज मोस्टली तैयार कर लेने हैं, और उसमें से जो नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं इनको आप विशेष ध्यान दे करके जो है सॉल्व करें, 20-25 सेट सॉल्व कर लें, ताकि आंसर निकालने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है ना, स्पीच है, इससे प्रत्येक प्रैक्टिस में क्वेश्चन आया है। अभी तक हम कितने सॉल्व करा चुके हैं, सभी में आया है और आगे भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी पर जो है वीडियो इसका अपलोड है, आप इसका वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। चौवालीस नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये वाला लिखा है, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नेक्स्ट है, डायरेक्शन दिया गया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द व्हिच ऑफ बेस्ट एक्सप्रेसेस सेम सेंटेंसेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। ये पैसिव वॉइस बताया गया ना, तो ये हम अभी बताए थे आपको कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। What task had been completed before sunset? तो ये आपको ध्यान देना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये ध्यान दीजिए, अभी आपको समझा रहे हैं। We had completed our task before sunset। अच्छा, our task had been completed before sunset, यह वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है। इसका एक्टिव प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यही तो रूल होता है ना। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं हम क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब में जो मेन वर्ब होती है ना, उसकी हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसका प्रारूप है ना, इस प्रकार से ये समझ गए होंगे ना। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 45 का डी ऑप्शन सही है, आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 46 पर, जो कि कुछ इस प्रकार से है।
क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ, ऑप्शन उधर हैं, पढ़ लेते हैं पहले। निर्देश दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वे सामान्यतः मान्य तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप में से अनुसरण करते हैं। अच्छा, तो इधर दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। कथन इसके दिए गए हैं इधर। कथन दिए गए हैं। कथन: सभी कारें जीप हैं, सभी जीप चार पहिया हैं। निष्कर्ष: सभी चार पहिया कारें हैं, कुछ चार पहिया जीप हैं। वाह, समझिएगा इसको। 46 नंबर प्रश्न था। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, जो कार है ना, तो कार को ही हम जीप कहते हैं। कार को ही, इसे आप आपको समझा देते हैं इस प्रकार से। आप मुख्य बात ये ध्यान दीजिए, जो ये है ना, मैं इसको हम कार समझ रहे हैं, है ना, ये कार है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये जीप है ना। और ये क्या है, चार पहिया, है ना। अच्छा, तो आप समझिएगा, अतः केवल इसका जो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो जो है ना, वही अनुसरण सिर्फ करता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ गए होंगे ना, सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, कुछ चार पहिया जीप हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है, सैंतालीस नंबर कहता है, यदि a बराबर 2, o बराबर 30, x बराबर 48, तो SAW का मान क्या होगा, यानी कि स का मान क्या होगा। 100 होगा, 96 होगा, 85 होगा या 86 होगा। ये 47 नंबर क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। अच्छा, इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं। जिस प्रकार a बराबर 2, जिस प्रकार a बराबर कितना, इस प्रकार a बराबर कितना हो जाएगा, a गुणा 2 यानी कि 2 हो जाता है। और o बराबर 15 गुणा 2 यानी कि 30 हो जाता है। और x बराबर 24 गुणा 2 यानी कि 48 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार s बराबर 19 गुणा 2 यानी कि 38 हो जाएगा। और a बराबर 1 गुणा 2 यानी कि 2 हो जाएगा। और w बराबर 23 गुणा 2 बराबर 46 हो जाएगा। तो सा, इसको हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अच्छा, तो और सा यानी कि SAW, अब इसको ऐड करना है ना। पहले में 38 आया था, फिर 2 आया था, फिर 46 आया था, ऐड कर लेंगे तो 86 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 86 इसमें आंसर आया है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन अगला दिया गया है, जो कि समझिएगा। कहता है 4WXZ, इस प्रकार के सब अंक दिए गए हुए हैं, लेटर भी दिए हैं इसमें। अच्छा, दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह में संबंधित नहीं है। Q6
UBTEZO। अच्छा, तो फ्रेंड्स समझिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है। तो क्यों 6UBTEZO, क्यों और 6 के बीच के 3 अक्षर हैं, यू और बी के बीच भी 3 अक्षर हैं, टी और ई के बीच वो भी 2 अक्षर हैं, जेड और ओ के बीच में 3 अक्षर हैं। तो ये कहता है जो विकल्प इसका बी है वो TE वो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें जो है यू और बी, किसके, यू और बी के जो बीच में वो अक्षर हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं, है ना। तो समझ गया हो गया ना। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ यही वाला जो है इसका सही माना जाएगा, 48 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, TE, क्योंकि ZO के बीच में 3 है, क्यों और 6 के बीच में भी 3 है ना। अच्छा, यू और बी के बीच में 3 है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या 2 स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। उत्तर दीजिएगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार से। अच्छा, ऑप्शन में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर। हाँ, तो कहता है अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाएं। बी में क्या है, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। अच्छा, तो ध्यान दीजिए कौन किसका कारण है। यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है, यदि कथन बी कारण है, कथन ए उसका परिणाम है, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है, तो ये बताया गया आपको, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर जो 49 का है ना, उसका ऑप्शन सी सही है, ये वाला। यदि कथन ए और कथन बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 50 की। इसमें कहता है दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों में मध्य संबंधों को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित करना है आपको। ये के और एफ के एल इस प्रकार से दिया गया है, निष्कर्ष भी दिया गया है इसमें। तो आप समझ लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी ही सही होगा। सॉल्व कर चुके हैं सबसे पहले, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके सहारे या आपके माध्यम से अदर बच्चों का भी लाभ हो सके। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।